तो फिर एक बार मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस RTP पर स्वागत करता हूं, जहां इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। वहीं पर हम लोग भी आप सबके करियर को लेकर भी परेशान हैं। हम लोग कोरोना के लिए अपने घरों में बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोरोना से डर गए, नहीं, बल्कि हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और कोई भी काम सफल कब होता है? जब हम प्लानिंग करते हैं। तो हम लोग कोरोना से डर कर चूहा नहीं बने हैं, बल्कि उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग शेर बन रहे हैं। तो आपको मैं शुरू करने से पहले, अपना चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सुना देता हूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। कितना प्यार हमें है तुमसे जाने जाना, मिलकर तुमसे तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। कितना प्यार हमें है तुमसे जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट जो फिजिक्स है, उसका हम लोग चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युतावेश तथा कूलाम का नियम। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलाम्स लॉ। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने कभी कभी गौर किया होगा, आपने ध्यान दिया होगा, सर्दियों के दिन में आप देखे होंगे कि जब आप अपना स्वेटर निकालते हैं तो होता क्या है। जब आप अपना स्वेटर निकालते हैं, चाहे रेशमी शाल होती है, उसको आप निकालते हैं तो होता क्या है, उसमें से चट चट की ध्वनि निकलती है। चाहे आप अपने बालों में कंघा करते हैं, उसके बाद उस कंघे को कागज के छोटे टुकड़े के पास लेकर जाते हैं, तो क्या होता है, कागज के जो टुकड़े होते हैं वह उस कंघी पर आकर चिपक जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही आप क्या कीजिए, एबोनाइट की जो छड़ होती है उसको आप रगड़ दीजिए, रेशमी कपड़े से रगड़िए, और उस छड़ को क्या कीजिए, आप कागज के टुकड़े के पास लेकर जाइए, तो कागज के टुकड़े उसकी ओर क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा है, ऐसे ही आप तमाम प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब के पीछे कंघे पर क्यों आपके बाल भी आकर्षित हो जाते हैं? जब आप कंघा करते हैं उसके बाद कंघे को आप बाल के पास लेकर आएंगे तो बाल चिपकने लगेंगे। ठीक है ना? अच्छा है, एबोनाइट के छड़ को, ठीक है ना, आप रेशमी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ें, उसके बाद उसको ले जाएं कागज के टुकड़े के पास, तो भी वो क्या करने लगता है, वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है ना? तो इन सब घटनाओं के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ होता है, उस व्यक्ति को हम लोग नाम दिए हैं वैद्युत आवेश। उसी का नाम क्या है? वैद्युत आवेश। ठीक है ना? तो जब किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है रगड़ने के कारण, तो वह वस्तु जो है वह वैद्युतमय कहलाती है। ठीक है ना? और जिस वजह से, जिस कारण से उसमें यह आकर्षित करने का गुण आता है, उस वजह को, उस कारण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना? अब सवाल यह है कि वैद्युत आवेश होता क्या है।
तो मैं आपको बताने जा रहा हूं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश है क्या? देखिए वैद्युत आवेश है क्या? वैद्युत आवेश द्रव्य से संबंधित वह गुण है जिसके कारण वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। वैद्युत आवेश है क्या? वैद्युत आवेश किसी द्रव्य से संबंधित वह गुण है, ये द्रव्य का गुण है, यानी किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं होगा तो उसमें आवेश का गुण नहीं हो सकता है। तो वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश द्रव्य से संबंधित वह गुण है जिसकी सहायता से हम उस वस्तु में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और उसका अनुभव भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना? वैद्युत आवेश, जैसे मान लीजिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि कैसे वैद्युत आवेश की सहायता से चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है, देख लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक धारावाही परिनालिका लेना है। धारावाही परिनालिका देखे हैं? नहीं? तो आप देखिए धारावाही परिनालिका बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? क्या करना है, आपको एक गत्ता लेना है। आप ऐसा गत्ता ले सकते हैं, आप ऐसा एक गत्ता लीजिए, ऐसा ये गत्ता लीजिए और इसको मोड़ दीजिए, केवल इसको मोड़िए ऐसे। ठीक है ना? तो केवल इतना मोड़ना है आपको, बेलनाकार रूप में मोड़ देना है, ये ऐसे मोड़ देना है। तो आपने ये मोड़ दिया। अब इसके ऊपर क्या करना है, तांबे का तार लपेट देना है और ये बन गई आपका धारावाही परिनालिका। उसके बाद क्या करना है, इसको सेल से जोड़ देना है। क्या करना है? सेल से क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए हमने सेल से जोड़ दिया। ठीक है? अब इस पूरे सिस्टम को एक धागे से बांधकर लटका देना है। इस पूरे सिस्टम को क्या करना है, धागे से बांधकर क्या करना है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देना है। जब आप धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो आप देखेंगे कि यह जो धारावाही परिनालिका है यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगी। ठीक है? मैंने प्रैक्टिकल क्या बताया, आपको एक धारावाही परिनालिका लेना है, उससे उसका संबंध एक सेल से कर देना है। ठीक है ना? और उसके बाद उसको स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर लटकाना है। जब आप देखेंगे कि यह हमेशा जो धारावाही परिनालिका है वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगी। तो अब सवाल यह है कि यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुक रही है, इसका मतलब यह है कि धारावाही परिनालिका में कौन सा गुण उत्पन्न हो गया है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया है। और यह गुण किसकी वजह से उत्पन्न हो गई है, धारा के कारण। आपने इसमें सेल के द्वारा धारा प्रवाहित किया है। ठीक है ना? इस वजह से उत्पन्न हुई है। यानी कि धारा कैसे बहती है, आप पढ़े होंगे पिछले क्लासों में कि धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। यानी कि धारा के पीछे आवेश का ही हाथ होता है। ठीक है ना? तो आवेश की सहायता से ही धारा यहाँ पे उत्पन्न होती है और धारा की वजह से ही हमारी जो धारावाही परिनालिका है वह उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है। यानी कि इस धारावाही परिनालिका में जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ है वह आवेश प्रवाह के कारण ही हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ से आपको साबित हो गया कि आवेश की सहायता से हम चुंबकीय प्रभाव क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। और आप वैद्युत प्रभाव तो उत्पन्न किए ही हैं। जैसे मान लीजिए कोई तार है, तार में कोई धारा प्रवाहित कर जा रही है, तो उसमें क्या होते हैं, तार में धारा क्यों प्रवाहित होती है, करंट क्यों फ्लो होती है, क्योंकि उस तार में क्या प्रवाहित होते हैं, आवेश प्रवाहित होते हैं, चार्ज प्रवाहित होते हैं। ठीक है ना? तो उस आवेश के प्रवाह के कारण ही क्या प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि आवेश की सहायता से हम वैद्युत प्रभाव भी और चुंबकीय प्रभाव भी क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए एक और प्रयोग करते हैं हम लोग।
हम क्या करते हैं, कांच की एक छड़ लेते हैं, कांच की एक छड़ लेते हैं और उसको रेशमी कपड़े से, जैसे मान लीजिए ये कांच की एक छड़ है, कांच की एक छड़ है, उसको रेशमी कपड़े से रगड़िए। रगड़ने के बाद इस कांच की छड़ को आप ले जाइए, ठीक है ना, कागज के टुकड़ों के पास। कागज के टुकड़े इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, यानी कि यह जो कांच का जो छड़ है कांच का, यह कागज के टुकड़े पर क्या आकर्षण बल लगा रहा है, ठीक है ना। अब एक और प्रयोग कीजिए, एक क्या कीजिए कि रेशमी कपड़े से कांच की छड़ को रगड़कर आप ऐसे टांग दीजिए, ठीक है ना। कांच की एक छड़ को आप रेशमी कपड़े से रगड़कर ऐसे टांग दीजिए। अब दूसरी छड़ को रगड़कर इस छड़ के पास लेकर आइए, ठीक है ना। तो क्या होगा, दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगी, यानी एक दूसरे से क्या होंगी, दूर हटेंगी, ठीक है। तो अब यहां से आपको ये पता चल रहा है कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक वैसे आवेश जो एक जिसके कारण वस्तुएं आकर्षित करते हैं, और एक वे वैसे आवेश जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। यहां से आपको एक संकेत मिल गया है, ठीक है। इससे पहले जो भी घटनाएं होती हैं ये सब परावैद्युतों में होते हैं, इंसुलेटर में होते हैं। जैसे मान लीजिए कंघी हो गया, प्लास्टिक हुआ, एबोनाइट हो गया, ठीक है ना, चाहे लाख हो गया, अंबर हो गया, ठीक है। इन सब में आप चाहेंगे तो रगड़ कर वैद्युत गुण उत्पन्न कर सकते हैं। क्या मैंने बताया, मैंने ये बताया कि जो भी परावैद्युत होते हैं, परावैद्युत क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगा। तो परावैद्युत जो भी होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है ना, कुचालक भी कहते हैं। तो जो भी परावैद्युत होते हैं या कुचालक होते हैं उनको रगड़ने से उनमें वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जैसे लाख हुआ, अंबर हुआ, कांच हुआ, गंधक हुआ, प्लास्टिक हुआ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परावैद्युत क्या होता है। परावैद्युत को और क्या कहते हैं, कुचालक बोलते हैं, वैद्युत का कुचालक, ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर क्या होते हैं, परावैद्युत क्या होते हैं या कुचालक। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है। लेकिन इनको जब आप रगड़ेंगे, जब घर्षण करेंगे तो इनमें वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, इनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे लाख हो गया, जैसे अभी मैंने बताया था, कागज हो गया, अंबर हुआ, ठीक है ना, एबोनाइट हुआ, गंधक हुआ, कांच हुआ, ये सब पदार्थ कैसे हैं, तो परावैद्युत पदार्थ हैं चाहे कुचालक पदार्थ हैं। और इन पदार्थों को रगड़ने से इनमें क्या होती है, वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब एक बात मैं बताता हूं, आपने तमाम प्रयोग किया, आपने कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा, ठीक है ना। तो ये जो प्रयोग आपने किए हैं, इस प्रयोग से आपको निम्न निष्कर्ष मिलेगा। आप इन प्रयोग जब करेंगे ना तो आपको क्या निष्कर्ष मिलेगा, पहला निष्कर्ष मैं बताने जा रहा हूं। पहला निष्कर्ष यह है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। क्या मैंने बताया, जैसे ये दो वस्तुएं हैं, इनको आप रगड़ेंगे तो इनमें विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, इसमें किसी और प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, इसमें किसी और प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग ये है, दूसरा निष्कर्ष ये है कि जब आप एक ही प्रकार की वस्तुओं को, ठीक है, किसी एक ही प्रकार से रगड़ेंगे, ठीक है ना, तो वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगी, अर्थात उन वस्तुओं पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहली बात क्या बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे, तो उनमें अलग अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन दो वस्तुएं हैं, जैसे ये मान लीजिए दो वस्तुएं हैं और दोनों को एक ही प्रकार से रगड़ रहे हैं, एक ही प्रकार से रगड़ रहे हैं,
तो क्या होंगे, दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगी। ठीक है। और एक बात, दो बात मैंने बता दिया। तीसरी बात क्या है कि यदि आप दो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं तो या तो दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होगा या तो दोनों में से किसी पर नहीं आवेश उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो, एक वस्तु पर न आवेश उत्पन्न हो। ठीक है ना। 3। चौथा बात क्या है, चौथा बात यह है कि जब आप दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, ठीक है ना, जब आप दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु आवेशित है, तो यह जो आवेशित वस्तु है किसी अनावेशित वस्तु को हमेशा हमेशा आकर्षित करेगी। ठीक है ना। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया। 4 पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो भी हम पीछे प्रयोग मैंने बताया है कि जब आप बालों को कंघी करें, चाहे कांच के छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ें, चाहे कोई कुर्सी लेकर उस कुर्सी को आप गमछे से घर्षण करें, ठीक है ना, चाहे बिल्ली की खाल से आप एबोनाइट की छड़ को रगड़ें, ये जो भी प्रयोग हैं, इन प्रयोगों को करेंगे तो आपको 4 बातें देखने को मिलेंगी। 4 बातें क्या देखने को मिलेंगी। पहली बात कि जब आप दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो दोनों वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, कि इस पर किसी और प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। पहला बात। दूसरा बात यह है कि यदि दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं को एक ही प्रकार से रगड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए यह कांच की छड़ है, इसको भी आप रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, इसको भी आप रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो एक ही प्रकार से जब आप घर्षण करेंगे तो इन दोनों वस्तुओं पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है ना। इस पर जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का इस पर होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया है कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे, तो या तो दोनों वस्तुएं आवेशित होंगी या तो दोनों वस्तुएं आवेशित नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक वस्तु आवेशित हो एक अनावेशित हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। चौथा बात ये बताया है कि जब कोई आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखें तो आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को हमेशा हमेशा के लिए आकर्षण बल ही लगाएगी। एक बात यहाँ पर सोचना है भाई, यहाँ पर एक बात गौर करना है कि ये वस्तु आवेशित है, ये वस्तु आवेशित है, ठीक है, और ये वस्तु क्या है, अनावेशित है। ये वस्तु अनावेशित है, अनावेशित है। आपने पढ़ा है कि दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, यानी दोनों वस्तुओं पर आवेश होना चाहिए तभी बल लग सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वस्तु आवेशित है एक अनावेशित तो बल लगेगा। ठीक है ना। तो एक बात बताइए, आपने पढ़ा है दो आवेशों के बीच बल लगाता है, दो ध्रुवों के बीच बल लगता है, यहाँ पर एक ही आवेश है, आवेशित वस्तु एक ही है, ये अनावेशित वस्तु है, तो इस पर बल कैसे लगेगा, वो भी हमेशा आकर्षण बल ही क्यों लगता है। तो इसका जवाब क्या है, ये आवेशित वस्तु है। ठीक है ना। तो इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखेंगे, जब इसके पास रखेंगे, ठीक है ना, संपर्क में रखेंगे तो होता क्या है, इसके प्रेरण के कारण इस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, विपरीत आवेश। ठीक है। तो जब विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विपरीत आवेशों के बीच में क्या बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि आवेशित वस्तु क्यों अनावेशित वस्तु को आकर्षण बल लगाती है, क्यों उसको आकर्षित करती है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, आवेशों का जो नामकरण है वह 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने किया था। यानी कि जो धन आवेश हैं और जो ऋण आवेश है, ये आवेशों का नामकरण किसने किया था, 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक जॉर्ज फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है ना। उन्होंने धन आवेश और ऋण आवेश का नामकरण क्यों ऐसा किया, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, क्या कारण रहा होगा। क्योंकि जब धन आवेश और ऋण आवेश को एक दूसरे के पास लाते हैं
तो इनका प्रभाव क्या होता है, निष्फल हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि ये अनावेशित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप +2 और -2 को एक साथ लें यानी कि जोड़ें तो क्या आंसर मिलता है, 0 मिलता है। तो इसी तर्क के आधार पर फ्रैंकलिन ने क्या किया था, आवेशों का नामकरण किया था। उन्होंने एक तरह के आवेश को क्या कहा था, धन आवेश, और एक तरह के आवेश को क्या कहा था, ऋण आवेश। क्योंकि जितना धन आवेश हो उतना ही ऋण आवेश हो, तो उन दोनों का प्रभाव क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने उनका नाम धन आवेश और ऋण आवेश रखा। तो आपको मैंने बताया आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, बताइए आवेश के प्रकार, ठीक है ना, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि नामकरण किसने किया था, फ्रैंकलिन ने। पहला प्रकार के आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश, धन आवेश बोलते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार के आवेश को क्या बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं, ठीक है, ऋण आवेश। यानी कि एक तरह के आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और एक तरफ के आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, पॉजिटिव चार्ज पर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, प्रतिकर्षण। वैसे ही निगेटिव चार्ज निगेटिव पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण लगाएगा। लेकिन यदि एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, तब क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो क्या मैंने आपको बताया कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसा कि हम लोगों के एक्सपेरिमेंट में मिला था, प्रयोग में मिला था। चलिए प्रयोग को एक बार और मैं बता देता हूं, किस किस प्रयोग में मिला था। मैंने बताया था समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो आपको मैंने एक बात बताया था कि जब दो वस्तुओं को, दो एक ही प्रकार की वस्तुओं को एक ही प्रकार से रगड़ेंगे तो दोनों वस्तुओं पर समान आवेश उत्पन्न होगा। ये समान आवेश है, ठीक है। जैसे ये कांच के जो टुकड़े हैं, दोनों को रेशमी कपड़े से रगड़िए तो दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन यदि आप कंघी को बाल से रगड़ें तो कंघी एक अलग वस्तु है, बाल एक अलग वस्तु है, तो इस पर अलग आवेश उत्पन्न होगा, इस पर अलग आवेश उत्पन्न होगा। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण बल लगाएंगे। तो याद रखिएगा, आवेशों का नामकरण फ्रैंकलिन ने किया था 1750 में। आवेश 2 प्रकार के उन्होंने नाम रखा था, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। अब मैं आवेश के गुण बता देता हूं, आवेश के गुण मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, आवेश के गुण, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आवेश के गुण बताने जा रहा हूं। आवेश में क्या क्या गुण होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला गुण क्या है, पहला गुण यह है कि आवेश 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माफ कीजिएगा। और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पहला गुण ये हो गया कि यदि विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो आकर्षण होगा, और समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण ये है
कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बस आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। यानी कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आवेश को हम पूरी तरह से नष्ट कर दें, ऐसा नहीं है, प्रकृति में कहीं ऐसा नहीं है। इस बात को बोलते हैं हम आवेश संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बस आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है, अर्थात आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। आवेश के बारे में और कुछ बातें मैं बता देता हूँ, गुण भी बताऊंगा, कुछ उसके बारे में जानकारी भी मैं दे देता हूँ। तो आवेश के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि आवेश जो है एक अदिश राशि है। आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है और व्युत्पन्न राशि है। अदिश राशि है और क्या है? व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। और इसका बीमी सूत्र क्या होता है? AT होता है। इसका बीमी सूत्र क्या होता है? AT, ठीक है ना। और इसका जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, ठीक है ना। अब आप बीमा कैसे निकालते हैं? बीमी सूत्र निकालते हैं कैसे? तो I बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I × T। तो Q का बीमी सूत्र निकालना है ना, बीमीय सूत्र। तो बीमी सूत्र कैसे निकलेगा? I का बीमी सूत्र क्या होता है? I माने धारा, धारा का बीमी सूत्र है, और T माने समय, समय का बीमी सूत्र क्या? कैपिटल T। तो देख रहे हैं आवेश के बारे में मैंने एक बात बताया कि आवेश एक अदिश राशि है, व्युत्पन्न राशि है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसका बीमी सूत्र AT होता है। बीमी सूत्र ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए अब एक बात मैं बताता हूं, और एक मैं बात बताता हूं। आवेश जो होता है वह क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटित होता है। आवेश क्या होता है? आवेश जो होता है वह क्वांटित होता है, क्वांटित होता है। इसका मतलब क्या है? आवेश क्वांटित होता है। इसका मतलब क्या है कि जो किसी वस्तु पर आवेश है ना, उसको हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। यानी आवेश का जो मान होता है ना, वह निश्चित गुणक के रूप में होता है, ठीक है ना। यानी कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, ठीक है ना, वह E के पूर्ण गुणक के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ठीक है ना, गुणज के रूप में होता है, रूप में होता है। कहने का मतलब और भी है, एक किसी वस्तु पर जो कम से कम आवेश हो सकता है वह E हो सकता है, ठीक है ना। किसी वस्तु पर जो न्यूनतम संभव आवेश है वह कितना हो सकता है? E हो सकता है। E का मतलब क्या है? 1.6। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को C से दिखाते हैं। तो किसी वस्तु पर यही न्यूनतम आवेश है, इससे कम आवेश नहीं हो सकता है यदि आवेश होगा तो, ठीक है ना। और यदि अन्य वस्तुओं पर आवेश होगा तो इसको हम बोलते हैं आवेश की मूल इकाई। इसको क्या बोलते हैं? आवेश की मूल इकाई बोला जाता है, मूल इकाई, ठीक है। तो किसी वस्तु पर यदि आवेश है, ठीक है ना, चाहे धन आवेश चाहे ऋण आवेश, तो इसी का पूर्ण गुणक होगा। मतलब 1 गुना होगा, चाहे 2 गुना होगा, चाहे 3 गुना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वस्तु पर आवेश 1/2 हो, 3/2 E हो, चाहे 1.5 E हो, चाहे -1 E हो। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या हो सकता है? तो किसी वस्तु पर यदि न्यूनतम संभव आवेश है तो वह E है, ठीक है ना। E को हम क्या बोलते हैं? आवेश की मूल इकाई बोलते हैं। E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
ठीक है ना। और किसी अन्य वस्तु पर यदि आवेश उपस्थित होता है तो वह ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही उपस्थित होता है, अर्थात ई का 1 गुना 2 गुना 10 गुना ऐसे होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उस वस्तु पर आवेश आधा हो, ई का आधा हो, ई का 1.5 गुना हो, ई का 1.25 गुना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसी गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, अर्थात आवेश क्वांटिटाइज्ड होता है। ठीक है ना। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं, ताकि लोग जो भी घरों में हैं वह इसका लाभ ले सकें।